हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम मानव रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, रुधिर के घटक, प्लाज्मा और रक्त का निर्माण कैसे होता है, इन सभी के विषय में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। यह वीडियो विशेषकर 12th क्लास और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण या परिवहन करना ही क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। और इसमें जैसे न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, हार्मोन्स, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका रक्त के द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। और इस प्रकार का जो तंत्र होता है वो कहलाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। यानी कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र मानव शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। यानी कि हार्ट होता है हमारे शरीर में, उसके द्वारा क्या करता है? ब्लड को पंप किया जाता है और उससे विभिन्न जितने भी अंग हैं उन अंगों तक पहुंचाया जाता है। और ये क्या काम कौन करता है? रक्त परिसंचरण तंत्र करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र उन जंतुओं में पाया जाता है जिनमें रक्त केशिकाएं या रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है, लेकिन मुख्य रूप से रक्त केशिकाएं या कैपिलरीज होती हैं, ये उन जंतुओं में एब्सेंट होती हैं जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कॉकरोच हो जाएगा, जो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे जो होता है ये वेन आर्टरीज इनमें उपस्थित होती है, लेकिन यहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज या रक्त केशिकाएं, वो नहीं पाई जाती है। इसमें जो ऊतक होते हैं, जो अंग होते हैं, वो सीधे क्या होते हैं? ब्लड के संपर्क में होते हैं। इस कारण से इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कॉकरोच होएगा, जितने भी इंसेक्ट आते हैं उनमें कुछ इंसेक्ट इस प्रकार के होते हैं, मोलस्क होते हैं जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे जो केंचुआ लिखा हुआ है ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि केंचुए के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो आप आगे इस चित्र में भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बंद परिसंचरण तंत्र यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। इनमें क्या होती है? रक्त वाहिनियों में रक्त बहता है, इनमें रक्त वाहिनियां पाई जाती है, रक्त केशिकाएं पाई जाती है। यहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हैं, इन दोनों में आपको अच्छे से डिफरेंस नजर आ रहा है कि इनमें रक्त कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं और इनमें कैपिलरीज पाई जाती है। इस प्रकार का जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है ये ह्यूमन, खरगोश, केंचुआ, इन सभी में पाया जाता है, जो कि वेल डेवलप्ड होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, घटक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले घटक जो होता है हार्ट होता है, हृदय होता है, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं ब्लड। तो ये ब्लड की संरचना हो गई। दूसरा जो घटक आता है वो ब्लड हो गया, यानी कि रुधिर। तीसरा घटक है वेसल्स या वाहिनियां भी इसे हम कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। आर्टरीज यानी कि धमनियां, आर्टरीज का मतलब हो जाएगा धमनियां, और वेन्स यानी कि क्या हो जाएगी? ये हो जाएंगी सीरा, और तीसरा हो जाएगा कैपिलरीज। ये होते हैं घटक। मुख्य रूप से तीन घटक होते हैं इसके। हार्ट हो जाएगा, हृदय, दूसरा है ब्लड, रक्त, और तीसरा वेसल्स हो जाएगा। वेसल्स आगे तीन भागों में बटी होती है, आर्टरीज यानी कि धमनियां, वेन्स यानी कि सीराएं हो जाएंगी, और कैपिलरीज हो जाएंगी। इनकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें जो मुख्य घटक होता है वो होता है ब्लड। मुख्य रूप से सभी घटक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ब्लड की बात कर लेते हैं। ब्लड यानी कि रुधिर या रक्त, इसकी जो उत्पत्ति होती है यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है,
भ्रूणिकी विकास होता है उस समय 3 प्रकार के जनन स्तर बनते हैं। सबसे बाहर की ओर एक्टोड्रम, मध्य में मेसोड्रम और सबसे अंदर की ओर होता है एंडोड्रम। तो इसमें जो मध्य का जनन स्तर होता है वो होता है मेसोड्रम, और इस मेसोड्रम के द्वारा ही ब्लड यानी कि रक्त की उत्पत्ति होती है, इसका निर्माण होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि पूरे शरीर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है ये, इस कारण से तरल रूप में रहता है और पूरे शरीर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, इस कारण इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। तो ब्लड जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, यानी कि ये हल्का क्षारीय होता है। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। यह आपको कुछ में 5.5 लीटर भी मिल सकता है। तो 5 से 6 लीटर मान लीजिए, इसके अंदर आपको ऑप्शन में अगर 5.5 लीटर, 5.6 लीटर जो भी मिले वो सही होगा आपका। तो इसमें मुख्य रूप से हम बात कर लेते हैं कि कितना ब्लड होता है स्वस्थ शरीर में, तो 5 से 6 लीटर होता है। शरीर का निर्मित भाग, यानी कि हमारे शरीर का कंप्लीट जो ब्लड भाग बनाता है वो होता है 78%, यानी कि 78% भाग है वो ब्लड के द्वारा बना होता है। ब्लड में यानी कि रक्त में तंतुओं का अभाव व विभाजन नए करने वाली कोशिकाएं होती हैं। रक्त के अंदर तंतु नहीं पाए जाते हैं और विभाजन नए करने वाली कोशिकाएं होती हैं। इसका मतलब यही है कि अगर कोशिकाएं विभाजन करने वाली होगी तो हमारे शरीर की जो वाहिनियां होती हैं, विभाजन के कारण ब्लड की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ेगी, कोशिकाओं की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इस कारण से क्या होगा, हमारी जो वाहिनियां वो फट सकती है, और इस कारण से इसमें क्या होता है, विभाजन नए करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है और तंतुओं का अभाव होता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड जो होता है, इसमें 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो तरल भाग होता है और एक ठोस भाग होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तरल भाग की, यानी कि प्लाज्मा हो गया एक भाग, और दूसरा होता है सेल कंपोनेंट्स। प्लाज्मा जो कि हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, और ये ब्लड का 55% भाग बनाता है। सेकेंड है सेल कंपोनेंट्स, जिसका प्रतिशत हो जाएगा 45, यानी 45% भाग है वो सेल या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी होती हैं और लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स, ये लगभग 99% पाई जाती हैं। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, और तीसरा प्लेटलेट्स या बिंबाणु इसे हम कह सकते हैं, और ये दोनों मिलकर के 1% भाग बनाती है। यानी कि ब्लड जो होता है इसे हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो तरल भाग होता है, एक ठोस होता है। तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, और ये लगभग 55% भाग बनाता है ब्लड का। रुधिर में दूसरा ठोस भाग होता है जो सेल कंपोनेंट्स होती हैं, यानी कि कोशिकाएं होती हैं, ये रुधिर का 45% भाग बनाता है, और इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो कि हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, और इसका हल्का पीला रंग है वो यूरोबिलिनो के कारण होता है। पीएच जो होता है इसका 7.4 होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। इसके बाद में हम इसके संगठन की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कौन कौन से पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल की, जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 90% है वो प्लाज्मा में जल उपस्थित होता है, और इसका कार्य क्या होता है, रुधिर दाब एवं आयतन का नियमन करना। रुधिर दाब को बनाए रखना और आयतन का नियमन करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ है वो कितने प्रतिशत होते हैं। कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो इसमें सबसे मुख्य जो होता है वो होता है प्रोटीन। कार्बनिक पदार्थों में सबसे मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो होता है प्रोटीन, जो कि 6 से 8% होता है। 6 से 8% प्रोटीन इसमें पाए जाती हैं। ये प्रोटीन भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं एल्बुमिन प्रोटीन, जो कि 4.5% होती है, और ये प्रोटीन में सर्वाधिक पाए जाने वाली प्रोटीन है, और इसका मुख्य जो कार्य होता है वो प्रासरण दाब उत्पन्न करना। नेक्स्ट आ जाएगी इसमें ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन होती है, ये मुख्य रूप से 3 रूपों में पाई जाती है, एल्फा, बीटा और गामा, और ये 2.5% होती है।
अल्फा और बीटा होती है, ये तो क्या करती है, पदार्थ जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उनके परिवहन में सहायक होती है। जबकि गामा जो ग्लोबुलिन होती है ये क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और एंटीबॉडी हम जानते हैं कि वो हमारे शरीर में कोई भी बाहरी रोगजनक कारक अगर शरीर में प्रवेश कर जाए उनके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन करती है, और ये इनके खिलाफ क्या करती है, लड़ती है, जिससे हमें बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। तो ग्लोबुलिन है, इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण करना। इसकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कितने प्रकार की ग्लोबुलिन होती हैं, कितने प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं। नेक्स्ट जो प्रोटीन है वो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों ही प्रोटीन क्या करती हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं और रुधिर स्कंदन का कार्य करती है। यानी जब कभी भी हमारे शरीर पर चोट लग जाती है तो वहाँ से क्या होता है, ब्लड बहना शुरू हो जाता है, और उस ब्लड को रोकने के लिए ये दोनों प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि रुधिर स्कंदन का कार्य करती है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है कि इन तीनों प्रोटीनों का निर्माण है, चारों प्रोटीनों का निर्माण है कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। यानी कि ब्लड में जितनी भी प्रोटीन पाई जाती है उन प्रोटीन्स का निर्माण है वो यकृत के द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है। इसके बाद में जो कार्बनिक पदार्थ है वो अन्य प्रकार के भी पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट हो गई, एमिनो एसिड, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, हार्मोन, एंजाइम, यूरिया, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि हमारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, जिनका हमें उत्सर्जन करना होता है। ये सभी पदार्थ हैं जो कि कार्बनिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, नियामक पदार्थ या जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जो भी हमारे शरीर में कोई एक्टिविटीज़ होती है उसको बढ़ाने और कम करने का कार्य हार्मोन्स के द्वारा होता है। इसी प्रकार का कार्य एंजाइम के द्वारा भी होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अकार्बनिक पदार्थ हैं वो कितने प्रतिशत होती हैं। अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं 0.9%, और इसमें मुख्य रूप से जो होते हैं आयंस के रूप में पाए जाते हैं। ये सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, ये सभी आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जो आयन क्या करते हैं, विलय विभव या पीएच नियमन का कार्य करते हैं। इस प्रकार से प्लाज्मा के अंदर ये पदार्थ पाए जाते हैं। जल 90% होता है। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन जो कि सर्वाधिक होती है 6 से 8%, और इनमें भी सर्वाधिक जो प्रोटीन होती है वो एल्बुमिन होती है 4.5%। इसके अलावा ग्लोबुलिन हो गया, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन पाए जाते हैं। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, हार्मोन, एंजाइम, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये दोनों पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। और हार्मोन्स पाए जाते हैं अकार्बनिक पदार्थ में हो जाएंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, ये सभी आयंस के रूप में पाए जाते हैं। ये हुई प्लाज्मा की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ब्लड के अंदर जो दूसरा कंपोनेंट्स हमारा ठोस पदार्थ है जो कि हम सेल्स के रूप में देखते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है और कैसे होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। वेयर इज ब्लड फॉर्म्ड, यानी कि ब्लड कहाँ बनता है। तो इसमें आपको इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर ले, ये क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके विषय में हम पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। और मध्य में ये है ब्लड या ब्लड वाहिनियाँ हैं, इनके अंदर जो दिखाया गया ये क्या है, ब्लड है। और यहाँ पे ये है बोन मेरो, ये आपकी हड्डी है, और इस हड्डी के अंदर ये साइड वाले क्या हैं, बोन मेरो हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बोन मेरो के अंदर जो बाहरी वाला पार्ट है ये कहलाता है रेड बोन मेरो, मध्य में जो है ये कहलाता है येलो बोन मेरो। अब ये तो हमने पहले से ही जानते हैं क्योंकि छोटे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, और मुख्य रूप से आंसर यही आता है कि बोन मेरो या अस्थि मज्जा के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। तो हम प्लाज्मा का निर्माण है वो तो इस साइड से हो जाएगा, और ब्लड का निर्माण है वो इस साइड से हो जाएगा। तो पहले हम प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और उन प्रोटीन्स का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। यहाँ से प्रोटीन का निर्माण होकर कहाँ आ जाती है, ये ब्लड में आ जाती है। इसके बाद में जो जल होता है वो हमारे स्टोमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनसे अब्जॉर्वेशन होता है, और ब्लड जो
जल है इसका अवशोषण होने के बाद ये अवशोषण होकर के ये कहाँ जाता है, ब्लड में आ जाता है। इसके अलावा कुछ आयंस होते हैं जो बड़ी आंत के अंदर अवशोषित होते हैं, ये आयंस भी यहाँ आ जाते हैं। और इस प्रकार से कुछ हम भोजन ग्रहण करते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह है, इन जिनको हम खाते हैं। और इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये भी क्या होती हैं, इन वाहिनियों के अंदर आ जाती हैं। और इस प्रकार से क्या हो जाता है, प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है। यानी कि प्लाज्मा के निर्माण में यकृत के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। जल का अवशोषण हमारे जो स्टोमक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनसे हो जाता है। आयंस है वो भी हमें छोटी आंत, बड़ी आंत से आ जाते हैं। और इस प्रकार से प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है। अब प्लाज्मा, ब्लड जो होता है एक पार्ट प्लाज्मा हो गया, दूसरा जो भाग होता है उसमें ठोस पाया जाता है जिसके अंदर ब्लड सेल्स होती हैं। और सेल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जितनी भी सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं हम, इन सभी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मेरो से होता है। और ये बोन मेरो कौन सा होता है, रेड बोन मेरो होता है। 2 प्रकार के होते हैं इसमें, एक तो येलो बोन मेरो जो मध्य में पाया जाता है, और हड्डी के किनारों पर जो पाया जाता है वो रेड बोन मेरो। तो ब्लड का निर्माण है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, इन तीनों प्रकार की सेल्स का निर्माण है वो रेड बोन मेरो या लाल अस्थि मज्जा से होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे, वो और देख लेते हैं हम। बोन में रेड बोन मेरो व येलो बोन मेरो होता है। ब्लड की सभी सेल्स का निर्माण रेड बोन मेरो से होता है, ये आप याद रखिए, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की स्थिति हो, जब बीमार वगैरह हो या हमारे शरीर में ब्लड की कमी आ जाए, तो येलो बोन मेरो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड बोन मेरो में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब आपातकाल की स्थिति होती है, जब हम बीमार हो जाते हैं, ब्लड की कमी आ जाती है, तब येलो बोन मेरो है ये बदल जाता है रेड बोन मेरो में। इस कारण से अधिक मात्रा में रुधिर का निर्माण हो सके। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने अब सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन देखी थी, इसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है, फिर उसके कंपोनेंट्स देखे थे। कंपोनेंट्स के बाद में सबसे पहले हम जो पहला कंपोनेंट्स है प्लाज्मा, उसके विषय में हमने डिटेल से बात की थी। और आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने ब्लड कैसे निर्माण होता है उसकी बात भी कर ली हमने, किस प्रकार से होता है, कहाँ से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड का जो दूसरा कंपोनेंट्स है, यानी कि जो सेल्स होती हैं ब्लड सेल्स, उनकी हम बात करेंगे। आज की वीडियो में से इतना ही। यदि आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।